नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ हैं मनींद्र अग्रवाल। पहले आपका परिचय करा दें और उसके बाद हम बताएंगे कि ये इंटरव्यू किस बारे में है। मनींद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। कॉम्पिटेशनल मैथमेटिक्स इनका प्रिय विषय है, इसमें ये एक्सपर्ट हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया था, उसकी कमिटी के ये सदस्य हैं। और इन लोगों ने, तीन लोगों ने मिलकर एक मॉडल बनाया है और उसका नाम है सूत्र, यानी कि फॉर्मूला। और ये सब कुछ इस वक्त जो काम हो रहा है, ये कोरोना पर काम चल रहा है कि आखिर कोरोना उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में किस तरीके से फैल रहा है और उसे किस तरीके से ये लोग मैप कर सकते हैं। इसके एक्सपर्ट के तौर पर मनींद्र अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनींद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, ये बताइए कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर लोगों की चिंता है तो वो ये कि हमने एक वेव देख लिया और ये जो दूसरा वेव है ये ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। लेकिन कब तक ये इस देश में ये जो वेव है ये रुकेगा, ये थमेगा, ये फ्लैटन होगा? क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं, आप लोग लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। जी। सबसे पहले तो भारत में हमारे मॉडल के अनुसार से मई के पहले हफ्ते में ये अपने उच्चतम स्तर पे होगा और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होगा। जी। तो ये पूरे भारत में पहले हफ्ते में माना माना जाए कि ये पीक पर पहुंच जाएगा। जी हाँ। इस समय करीब 2,50,000 2,60,000 केसेस रोज के आ रहे हैं और मई के पहले हफ्ते हमारे मॉडल के अनुसार 3,30,000 से 3,50,000 के बीच में केसेस आने की संभावना है, जो कि उच्चतम स्तर होगा। और उसके बाद फिर ये नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये 3,50,000 तक जाएगा और उसके बाद ही ये कम होगा। तो सर, ये बताइए कि इस समय महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में है 30,000 के आसपास प्रतिदिन हम कोरोना पेशेंट देख रहे हैं। दिल्ली में 17-18 हजार के आसपास पेशेंट चल रहे हैं। अगर हम आपसे स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश की इस वक्त क्या स्थिति दिख रही है आपको, पूरे उत्तर प्रदेश की? और कब तक यहां भी लोग राहत की उम्मीद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में फिर हमारे मॉडल के अनुसार अपना अधिकतम स्तर बहुत जल्दी आने वाला है। 25 अप्रैल तक हम आशा कर रहे हैं कि ये उच्चतम स्तर पे होगा और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो और ऐसा ही। जी। अभी सर जो हम लोग केसेस देख रहे हैं वो 28 से 30 हजार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। तो ये अगर उच्चतम स्तर पर जाता है तो कहां तक ये जाएगा? ज़्यादा अधिक नहीं, 32-33 हजार तक जाने की संभावना है। और उसके बाद फिर नीचे होगा। लेकिन दो शहर सबसे ज्यादा इस वक्त, ऐसे तो 4-5 शहरों में प्रतिदिन काफी ज्यादा मामले आ रहे हैं। लखनऊ के का जो मामला है वो हम लोग जो देख रहे हैं 5800, 6000, इस तरह के मामला, इस तरह के फिगर्स लखनऊ में आ रहे हैं। 2,500 वाराणसी का है। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पीक का एक खास वक्त होगा या अलग अलग शहरों का अलग अलग पीक होगा? हाँ, तो थोड़ा ये ये थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन लगभग जो बड़े शहरों का पीक है वो भी इसी समय अभी 25 अप्रैल तक आने की संभावना है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर ये सब शामिल है। तो सर, आप तो एक अच्छी खबर ये हमें दे रहे हैं कि अगले 4-5 दिन में लखनऊ जैसे शहर में जो कोरोना है वो अपने पीक पर होगा और उसके बाद वो कम होना शुरू होगा। जी। अब मॉडल से निकल के हमारे यही आ रहा है, लेकिन एक बात मैं सब दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मॉडल हमारा गणित के आधार पे बनाया गया है। जो वास्तविकता है उसको काफी अच्छे से, जो अभी तक हमने पिछले एक साल में देखा है, काफी अच्छे से वो बता पा रहा है कि कैसे कोरोना आगे बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोगों के बिहेवियर को मॉडल नहीं कर सकते। जब लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा तो फिर मॉडल के प्रेडिक्शन फेल कर जाएंगे। जैसे कि दूसरी वेव के पहले फरवरी में हमारे मॉडल द्वारा आ रहा था कि
अब कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, अब समाप्ति की ओर है। लेकिन मार्च से एक तो लोगों का बिहेवियर बदल गया इस तरीके से कि सब लोग काफ़ी मिलने-जुलने लगे, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग भी कम हो गई और दूसरे कोरोना के म्यूटेंट्स भी आ गए, जिसकी वजह से और तेज़ी से वो बढ़ने लगा। तो ये प्रेडिक्शन हमारे मॉडल द्वारा नहीं किया गया था, वो संभव ही नहीं है। लेकिन एक बार अब हम उसके किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको हम जब अपने मॉडल में समझ पाए, तो हम आगे बता सकते हैं कि अगर स्थिति इसी प्रकार रही, तो कहाँ तक जाएगा। सर जैसे लखनऊ की हम लोगों ने बात की, वाराणसी भी कुछ ऐसा ही होगा कि अगले 4-5 दिनों में आपके मॉडल के हिसाब से वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, ये जो शहर हैं सब एक साथ लगभग पीक पर आएंगे? जी, जी हाँ। सर आपने अपने मॉडल की चर्चा की, आप पिछले 1 साल से आप और आपकी टीम के लोग, आपकी कमिटी के लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, ये मॉडल क्या है? ज़रा हमारे दर्शक भी इसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस आधार पर आपका ये गणित सामने आ रहा है, किस आधार पर इसे हम माने कि लगभग ये सटीक है? जी, तो हमने ये गणित की एक विधा है, जिसको एपिडेमोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि अ, गणित द्वारा मॉडल बनाए जाते हैं। ये स्पेनिश फ्लू से जब 1919 में आया था, उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई है। और जो भी एपिडेमिक आता है उसके गणित मॉडल बनाए जाते हैं और उनसे निकाला जाता है कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे। तो कोरोना में भी वही प्रयास किया गया, लेकिन कोरोना कुछ अन्य पुराने पैंडेमिक से कुछ अंतर इसमें दो बहुत बड़े हैं। एक तो ये कि इसमें बहुत अधिक संख्या में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन जरूर फैलाते हैं। तो पहले किसी अन्य पैंडेमिक में इतनी बड़ी संख्या में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो एक तो ये अंतर हो गया और दूसरा ये कि इस बार सब जगह पे बड़ा प्रयास किया गया कि कोरोना को ज़्यादा फैलने ना दिया जाए। इसलिए वो धीरे-धीरे सारी जनसंख्या में फैला, एकदम तेज़ी से नहीं सब जगह पहुँचा। तो इन 2 अ, वजह से पुराने मॉडल हैं, वो उतने अच्छे से कारगर नहीं हो रहे कोरोना संक्रमण पे। तो हमने जो नया मॉडल सूत्र निकाला है, उसमें इन 2 बातों का विशेष ध्यान रख के निकाला गया है और 2 विशेष पैरामीटर इन दोनों को के लिए लाए गए हैं और उसके द्वारा फिर हम जो नए इन्फेक्शन डेटा का रोज का आता है, उसको इनपुट करते हैं और बाकी सब मॉडल अपने आप कैलकुलेट करता है उस डेटा से। सर जो लोगों की चिंता है, अगर आप कह रहे हैं कि शहरों में ये पीक आने वाला है, लखनऊ, वाराणसी अगले 4-5 दिन में अपने पीक पर होंगे, और अगर 30,000 लखनऊ का है तो 32-33,000 पर जाकर वो पीक कर जाएगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि गाँवों में भी ये फैल रहा है, तो क्या गाँव के लिए कोई पीक है क्या? छोटे शहरों के लिए कोई पीक है क्या? या फिर जैसे हम इस लखनऊ और वाराणसी और प्रयागराज को देख रहे हैं, ऐसे उसमें भी इतना ही वक़्त लगेगा? देखिए, गाँव का जहाँ तक सवाल है, ये पिछली बार भी पहली वेव के दौरान भी ये देखा गया था कि बड़ी आशंका थी कि पहले शहरों से निकल के गाँव में की तरफ जाएगा और वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलेगा। वहाँ की तो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उतनी अच्छी नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा हुआ नहीं और उसके कारण अभी भी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक कारण जो निकल के काफ़ी स्पष्ट है, वो ये कि गाँव में लोग अधिकतर खुले में रहते हैं, घर में भी बहुत वेंटिलेशन रहता है और ये रिसर्च द्वारा साबित हो चुका है कि कोरोना सबसे अधिक बंद जगहों में फैलता है, जहाँ पे कई सारे लोग बंद जगह में एक साथ हैं। तो ऐसी स्थिति गाँव में नहीं आती है। इस शा ये एक कारण रहा कि गाँव में उतना अधिक नहीं फैला और अ, अगर पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार भी वैसे ही वही स्थिति है। तो शायद गाँव में उतना अधिक प्रभाव इस बार भी ये नहीं करेगा, जितना शहरों में।
सर लेकिन क्या आप नए म्यूटेंट्स को लेकर के इतना श्योर हैं? क्योंकि पुराना जो वायरस था उससे कई गुना ज्यादा ये जो नया नया वायरस आया है, नया म्यूटेंट आया है, ये ज्यादा कोरोना फैला रहा है। कहा कहा ये जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है, लोगों के लंग तक जा रहा है। तो क्या ये गांव में भी पिछली बार कम हुआ, गांव में बहुत कम पहुंचा, इस बार जिस तरीके से शहर का जो प्रकोप है, ये इस बार नया म्यूटेंट होने के बाद भी ये गांव में ज्यादा असर नहीं डालेगा? जहाँ तक तेजी से फैलने का सवाल है, वो म्यूटेंट जो इस बार तेजी से फैल रहा है वो तो रहेगा, गांव में भी तेजी से फैलेगा पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन गांव में पिछली बार बहुत ज्यादा लोगों में इसके जो काफी तक अधिक तक संख्या में एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही रहे। तो हम आशा कर सकते हैं कि इस बार भी वैसा ही होगा। जहाँ तक लंग्स को इफेक्ट करने का सवाल है, हाँ ये म्यूटेंट जरूर चिंताजनक है। किस संख्या में, किस स्तर में ये इस समय है और कहाँ कहाँ पे है, ये अभी तक उतनी अच्छी स्टडीज नहीं हुई है। केवल ये रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कई लोग इस प्रकार से आ रहे हैं जिनके कि लंग काफी इन्फेक्टेड है। तो ये थोड़ा असमंजस की स्थिति तो है कि पूरी जानकारी किसी को इस समय है नहीं। लेकिन मेरा अंदाज जो है वो अभी भी यही कहता है कि गांव में इतना असर इसका नहीं होगा जितना शहरों में है। शहरों में आप देखिए, लोग बहुत डेंसली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे को इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी से वो लोग देते हैं। न सिर्फ ज़्यादा जल्दी देते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी देते हैं। इन्फेक्शन जिसको वायरल लोड कहते हैं, वो भी शायद शहरों में ज़्यादा अधिक होने की संभावना होती है, और उसकी वजह से शहरों में बीमारी इसकी वजह से अधिक हो रही है। सर आपका मॉडल ये कह रहा है कि ये गाँव में उतना घातक या उतना भयावह नहीं होगा जो इस शहरों में है? नहीं, ये मॉडल नहीं कह रहा है, मॉडल तो गणित का मॉडल में इस तरह से चीजें नहीं आ रही। ये मेरा अपना आकलन है जो कि पिछली बार के अनुभव के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो सर अब हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में जहां इस वक्त 28 से 30 हजार मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, लखनऊ जहां 5800 से 6000 मामले आ रहे हैं, अधिकतम सीमा 32-33 हजार तक जाएगी उत्तर प्रदेश की, 6-6.5 हजार तक लखनऊ की जाएगी। जी हाँ, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गणित का मॉडल है, ये एकदम परफेक्ट इसके प्रेडिक्शन नहीं आप मान सकते। लेकिन लगभग इसको कहते हैं कि ±10% आप इसमें ऐड कर दें तो उतना रहना चाहिए। और वाराणसी का के बारे में क्या आपका? वाराणसी में भी पीक बस आने ही वाला है, हमारे मॉडल से ये दिखता है स्पष्ट। स्पष्ट दिख रहा है। सर ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, हम थोड़े पूरे देश की बात कर लेते हैं। इस समय दिल्ली ने लॉकडाउन कर दिया है, महाराष्ट्र में काफी हद तक लॉकडाउन है। तो दिल्ली का क्या लग रहा है, दिल्ली में कब तक ये पीक आ पाएगा आपके स्टडी के हिसाब से? क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन किया गया है और बहुत सारे लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं वहां से। दिल्ली में हमारे मॉडल के अनुसार पीक अप्रैल के आखिर तक आना चाहिए, 30 अप्रैल तक। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है और जो मजदूर वहां से दिल्ली से काफी सारे उत्तर प्रदेश आएंगे, ये एक अननोन वेरिएबल है। क्योंकि अगर उनमें से बहुत लोग इन्फेक्शन लेके आते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन्फेक्शन का ग्राफ बढ़ने की और संभावना है, जितना हमने प्रिडिक्ट किया उससे भी अधिक। क्योंकि मॉडल में मॉडल ये एज्यूम करता है कि उत्तर प्रदेश से ना ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं ना ज्यादा लोग अंदर आ रहे हैं, तो उसके अनुसार फिर कैलकुलेशन करता है। तो यदि बहुत सारे लोग संक्रमण लेके उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो दिल्ली का डेटा होगा क्या दिल्ली का डेटा नोएडा? फिर उस हिसाब से कम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का बढ़ जाएगा। तो पीक का टाइम भी बढ़ेगा कि फिर दिल्ली में पीक और लखनऊ और उत्तर प्रदेश में पीक और लेट से आएगा? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन संभावना है थोड़ी इसकी। अगर ये संभावना भी मान लें कि इतने लोग पलायन कर रहे हैं, तो जो आपने कहा कि 25 अप्रैल के आसपास हम उत्तर प्रदेश का पीक माने, 26 अप्रैल के आसपास माने,
तो क्या ये पूरा महीना या फिर ये पीक बढ़कर जी हाँ, मई के वो पहले एक हफ्ते तक जा सकता है? 8 हफ्ते 10 दिन शायद और समय लग जाए पीक आने में। तो सर, जो दिल्ली का आपका डेटा कहता है या जो आपकी स्टडी कहती है, क्या नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में भी क्या यही है या कुछ अलग हो जी हाँ, सकता है? नोएडा का तो मैंने कैलकुलेशन करी है, उसकी भी यही आ रही है, 30 अप्रैल तक पीक है। हम्म। गाजियाबाद या कुछ अन्य शहरों का अभी मैंने आकलन नहीं किया है, तो अभी मैं नहीं कह पाऊंगा। नोएडा में जो ये पीक कितने कहाँ तक जाएगी इसकी संख्या, और कोई एक कट ऑफ डेट हम लोग माने, आखिरी दिन, मतलब आखिरी डेट के अलावा? भाई 30 अप्रैल तक आएगी, और संख्या मुझे इस समय ध्यान नहीं है। ये सब आज अभी थोड़ी देर में मैं ट्वीट करूंगा अपने हैंडल पे, उस पे नोएडा का भी होगा डिटेल्स। इच्छुक हैं वो उसमें देख सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये लगभग पीक की स्थिति है उत्तर प्रदेश जी हाँ, जी हाँ, ये तो हम कह सकते हैं। ये हमारे मॉडल का आकलन है, अगर मॉडल सही है तो पीक के आसपास है इस समय हम लोग। में, पीक के आसपास। सर, ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। दिल्ली की बात भी हमने की। देश का पीक, और खास करके महाराष्ट्र का अगर आपने स्टडी किया हो या फिर मध्य प्रदेश का किया हो, क्योंकि इन दोनों जगहों पर भी बहुत तादाद में मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र का हमने काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं। महाराष्ट्र इस समय लगभग पीक पे है, अच्छा। और संभावना इसकी नहीं है कि बहुत अधिक बढ़ेगा, और अब उसके नंबर्स कम ही होंगे। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, ये अभी तक जिसको हम कहते हैं मॉडल में स्टेबल, जो हमारे मॉडल के पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू ठीक से नहीं निकल के आ रही है। तो ये तब होता है जब चीजें तेजी से बदल रही होती हैं। तो अभी कुछ दिन का समय और चाहिए होगा मॉडल को स्टेबलाइज करने में, और तब हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन सर, एक एक बिहार के बारे में कोई प्रेडिक्शन है क्या? बिहार के बारे में कोई बिहार के बारे में कैलकुलेशन है, है? बिहार का स्टेबल है, और बिहार का पीक भी उत्तर प्रदेश के आस ही पास रहेगा 25 अप्रैल तक। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं सर, तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त, दर्शकों को थोड़ा आश्वस्त कर सकते हैं कि इस वक्त जो हम झेल रहे हैं वो सबसे भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, और आने वाला वक्त अब कुछ हमारे लिए राहत ला सकता है। ये हम सब इसी बात की आशा करते हैं। बस थोड़ा, बस यही लगता है कभी कि ये अब मॉडल द्वारा निकल के आ रहा है, क्या ये वाकई में सत्य है? हमें भी कभी कभी लगता है। तो अब तो समय ही बताएगा कि कितना इसमें सच है, कितना सच, कितना गलत है। लेकिन आशा हम जरूर करते हैं कि ये मॉडल जिस प्रकार से पिछले 1 साल से काम कर रहा है, भारत की सितंबर वाली पहली पीक भी मॉडल ने प्रेडिक्ट करी थी। अ, कुछ दिनों का अंतर जरूर हुआ था, हफ्ते भर का आगे पीछे हुआ था, लेकिन पीक प्रेडिक्ट कर दी थी। और उसी प्रकार से इस बार भी पीक प्रेडिक्ट करे, हफ्ते भर आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन आशा मेरी यही है कि जो मॉडल से निकल के आ रहा है उसी के आसपास ही पीक रहेगी। सर, चलते चलते एक और सवाल आपसे चाहेंगे जानना कि जिस तरीके से वायरस अपना म्यूटेंट उसका चेंज हो रहा है, अभी हमने देखा कि पुराना वायरस, उसके जगह फिर दूसरा नया म्यूटेंट आ गया। क्या इस वक्त किसी तीसरे म्यूटेंट की भी गुंजाइश है, और क्या वो कहीं आपके स्टडी में शामिल है कि अगर कुछ वायरस अपने आप को और जल्दी कुछ चेंज करता है तो ये मामला और बढ़ सकता है, या हम माने कि इस वायरस की वजह, जो वायरस इस वक्त हमारे हम जिसे झेल रहे हैं, वो अब पीक से नीचे ही लेकर के जाए? जी हाँ, इसकी संभावना हमेशा रहती है। वायरस म्यूटेट करते रहते हैं। अधिकतर जो म्यूटेशंस उसके होते हैं वो अ, अच्छे नहीं होते वायरस के लिए, और वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो वायरस को और बढ़ावा दे देते हैं, जैसे कि म्यूटेंट्स हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार, तो ये आगे भी चलती रहेगी। कोरोना वायरस अब कहीं जाने वाला नहीं है, हम सब के बीच में ये रहेगा। बस ये है कि हम अपने इम्यूनिटी को और अपने अंदर
रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा लेंगे कि शायद अगले साल तक कोरोना वायरस किसी को हो भी तो जैसे साधारण सर्दी जुकाम होता है उसी प्रकार होकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने म्यूटेशन की बात कर रहे थे, तो म्यूटेशन के होते रहेंगे, कुछ तेजी से फैलने वाले होंगे, कुछ कम तेजी से फैलने वाले होंगे, तो ये प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती। जो हमको करना है वो यही कि अपनी इम्यूनिटी हमें अच्छी ऊपर करके बढ़ा के रखनी है। उसमें वैक्सीन एक बहुत अच्छा सहायक होंगी, तो वैक्सीन सबको जब भी उपलब्ध हो लगा लेनी चाहिए। ये वैक्सीन जो दोनों वैक्सीन है इस समय भारत में वो बहुत ही सेफ पाई गई हैं, अभी तक कहीं किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी वैक्सीन से हम सबका इम्यूनिटी लेवल इस वायरस के लिए काफी ऊपर चला जाएगा और उससे फिर इन्फेक्शन होने के बावजूद कोई विशेष असर नहीं होगा। सर, चलते चलते हमारे यूपी के दर्शकों को आप क्या बताएंगे, उन्हें क्या आप बोलेंगे, अलग अलग शहरों में जो लोग आपको देख रहे होंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उनके लिए क्या राहत वाली बात आप कहेंगे? जी, बस मैं यही कहूँगा कि शायद हम सबसे कठिन दौर से इस समय गुजर रहे हैं। कुछ समय सब धैर्य रखें, फिर ये कोरोना का स्तर नीचे आना की पूरी संभावना है। और मास्क अवश्य पहने, क्योंकि मास्क एक ऐसा बहुत ही साधारण सिंपल तरीका है जिससे कि अपने को और दूसरों को बचाया जा सकता है संक्रमण से फैलने से। और वैक्सीन का जब भी उपलब्ध हो तो अवश्य लगवाएं। कई लोग खबरें आ रही थी कि नहीं लगवाना चाह रहे, उनको कुछ संकोच है उसमें, तो ऐसा ना करें। वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा और जो आपके परिवार वाले हैं उनको। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, यूपी तक से और आज हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के इस इंटरव्यू के लिए। और आपने बेहद ही अहम जानकारी दी कि आने वाले कुछ दिन अहम हैं और इन आने वाले कुछ दिनों में ये हम पीक देखेंगे और इसके बाद ये एक बार फिर फ्लैटन होने, यानी कि फिर केसेस कम होने की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनींद्र अग्रवाल, प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं और उनका ये एक्सपर्टीज है और इस पर वो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।